हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुजी। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2010 की प्रश्न पत्र में फिजिक्स के अंतिम 15 सवाल को हल करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा इससे प्राप्त होती है, यानी कि सूर्य की ऊर्जा किससे प्राप्त होती है वो बताना है। ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी हीलियम के हाइड्रोजन में बदलने से, ऑप्शन सी रेडियो सक्रियता से, ऑप्शन डी हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने से। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले चलिए समझते हैं हाइड्रोजन का समस्थानिक। हाइड्रोजन का समस्थानिक के बारे में समझते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कहेंगे इसको, समस्थानिक। तो पता होगा हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। एक को बोलते हैं प्रोटियम, एक को बोलेंगे प्रोटियम जिसकी परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। और दूसरा आइसोटोप है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम जिसकी भी परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान इसका 2 होता है। तीसरा आइसोटोप है ट्राइटियम, ट्राइटियम जिसकी परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान होता है 3। यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो समझेंगे सूर्य में, सूर्य यानी कि सन, सन में क्या होता, कौन सी अभिक्रिया होता है? तो सन में अभिक्रिया होता है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन होता है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन, इसको कहेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और इस अभिक्रिया में होता क्या है? तो एक ड्यूटेरियम और एक ट्राइटियम जो कि हाइड्रोजन का क्या है, समस्थानिक, ये मिल करके एक हीलियम आयन का निर्माण करता है, एक हीलियम बनाता है और प्लस एक न्यूट्रॉन को रिलीज करता है, प्लस बहुत ही अधिक ही मात्रा में ऊर्जा भी रिलीज होता है। तो ये देख रहे हैं सन में कौन सी अभिक्रिया हो रहा है? तो नाभिकीय संलयन, जिसमें हो रहा है हाइड्रोजन का समस्थानिक मिल करके क्या बना रहा है, हीलियम। यानी सीधा सीधी कह सकते हैं हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होने से सूर्य में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन देखें तो डी, हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने से, ऑप्शन डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, बर्फ पर इसके कारण चलना मुश्किल है। बर्फ पे चलना बहुत ही मुश्किल होता है और जिसका कारण है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी कि घर्षण एक ऐसा चीज है जो हमारे लाइफ में बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। यानी कि अगर हम पृथ्वी पे हम लोग चल भी सकते हैं तो फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि पृथ्वी पर हमारे पांव के बीच एक ग्रिप बनता है, पकड़, जिसके कारण हम लोग चल पाते हैं। लेकिन बर्फ की सतह चिकना होने के कारण बर्फ की सतह पर कोई भी हमारे पैर के साथ कोई भी ग्रिप नहीं बनता है, जिसके कारण बर्फ पर हम लोग नहीं चल सकते हैं। तो बर्फ पर किसके कारण चलना मुश्किल होता है? तो घर्षण यानी कि फ्रिक्शन की अनुपस्थिति के कारण, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, एक अभिसारी लेंस का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.6, वायु में लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो पानी में डुबोने पर लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर से कम, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर से अधिक, ऑप्शन सी अपरिवर्तित, ऑप्शन डी अनंत। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले 2 बातों का ध्यान रखेंगे। वो ध्यान यह रखेंगे कि लेंस को पानी में डुबोने पर, पानी में डुबोने पर लेंस की क्षमता कम हो जाती है, लेंस की क्षमता कम हो जाती है। तो जानते होंगे एक फॉर्मूला, लेंस की क्षमता जो होता है फोकस दूरी का क्या होता है, उल्टा। लेंस की क्षमता कम हो रहा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसी को हम दूसरी सेंटेंस में कह सकते हैं, अर्थात फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगी, फोकस दूरी अधिक हो जाती है।
ये दो बातों का ध्यान रखना है। लेंस को अगर पानी में डुबोएंगे, चश्मा हम लोग पहनते हैं, उस चश्मा को पानी से धोने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि उसकी क्षमता जो होता है पावर लेंस का धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है, कम होने लगता है। पावर जब कम हो रहा है इसका मतलब फोकस दूरी क्या हो रहा है, उस लेंस का अधिक हो जा रहा है। तो क्वेश्चन पे आते हैं वापिस। क्वेश्चन में बोला है एक अभिसारी लेंस का अपवर्तनांक 1.6 है और वायु में लेंस की फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। तो पानी में डुबोने पर लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं ये सब डाटा फिजूल का दिया हुआ है, सब डाटा जो दिया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को डाटा देखेंगे नहीं, सीधे समझेंगे। पानी में लेंस को डुबो रहे हैं तो लेंस को डुबोने से क्या होता है, फोकस उसकी क्षमता जो होता है कम हो जाती है, अर्थात फोकस दूरी क्या होती है, अधिक हो जाती है। तो इसमें हवा में कितना था, वायु में लेंस की फोकस दूरी 20, तो 20 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा, अब फोकस दूरी उसका अधिक हो जाएगा, क्योंकि उसको अब पानी में डुबो दिए। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19। 5 एम्पियर धारा प्रवाहित एक तार 2T, टी यहाँ पे टेस्ला होता है, टी क्या है, टेस्ला, जो कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। 2 टेस्ला चुंबकीय प्रेरण के लंब रूप रखा है। तो तार पर प्रति सेंटीमीटर बल बताइए। ये देखिए क्रॉस जो दिख रहा होगा आपको, ये चुंबकीय क्षेत्र है। क्रॉस वाले क्या है, उसको बी लिखते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र। यह है चुंबकीय क्षेत्र। प्लेन पेपर पे हम लोग लिखते हैं क्रॉस से चुंबकीय क्षेत्र को। और ये है डार्क लाइन, ये है आपका तार जिससे धारा दिया जा रहा है I, और इस तार की लंबाई है L। तो इस पे चुंबकीय बल कितना होगा, तो चुंबकीय बल होगा IBL साइन IBL होगा। I हो गया विद्युत धारा, B चुंबकीय क्षेत्र, L होगा तार की लंबाई। तो क्वेश्चन में बोला गया है प्रति सेंटीमीटर बल बताइए। तो प्रति सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर किस चीज की मात्रक है, तो लंबाई का। L को इस बार ले चले आएंगे तो बल प्रति सेंटीमीटर बल हो जाएगा आपका I इंटू बी। क्वेश्चन में विद्युत धारा दिया हुआ है 5 एम्पियर और चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है 2 टेस्ला। तो ये हो जा रहा है आपका 10 न्यूटन प्रति मीटर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ लंबाई किस चीज में है, SI यूनिट में, मीटर में। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है बल बताइए आप प्रति सेंटीमीटर में, तब सेंटीमीटर में लाने के लिए इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये अब हो जाएगा न्यूटन प्रति सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 0.1 न्यूटन पर सेंटीमीटर। ये होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को समान विभवांतर से होकर त्वरित किया जाता है। त्वरित यानी उसमें गति प्रदान कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन में अधिक ऊर्जा, अधिक गतिज ऊर्जा है। ऑप्शन बी प्रोटॉन में अधिक गतिज ऊर्जा है। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन की चाल अधिक है। ऑप्शन डी प्रोटॉन की चाल अधिक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, सबका द्रव्यमान देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, MeE फॉर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.109 इंटू 10⁻³ kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, मास ऑफ प्रोटॉन MP, वो होता है 1.673 इंटू 10⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन जान लेंगे, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.675 इंटू 10⁻27 kg। ध्यान रखना है यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में स्लाइटली डिफरेंस है, थोड़ा सा। यहाँ पे 1.67 के बाद 3 है, तो यहाँ 7 के बाद क्या है 5, यानी कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, लगभग बराबर ही समझेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देख रहे हैं तो यहाँ पे पावर माइनस में 27 है और यहाँ पे माइनस में 31 है। माइनस में बड़ा संख्या का मतलब होता है बहुत ही कम। तो यहाँ पे देख रहे हैं, अब यहाँ पे ऑप्शन है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की चर्चा किया जा रहा है, तो इस दोनों में कंपेयर करेंगे किसका द्रव्यमान ज्यादा या कम है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा बहुत ही कम होगा, किससे, तो मास ऑफ प्रोटॉन से, क्योंकि पावर इसका निगेटिव में सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे कम होगा। यानी इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, कम, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है। जब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है और फिर भी उसको समान
विभवांतर में उसको त्वरित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की चाल जो होगा वो सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो हल्का है, उसका वेट यानी कि मास सबसे कम है, तो वो अधिक स्पीड से चलेगा, तो इलेक्ट्रॉन की चाल क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 21। 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है, तब मिश्रण का तापमान क्या होगा। देख रहे हैं, बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस पे और जल यानी कि पानी है 45 डिग्री सेल्सियस पे, दोनों को मिलाएंगे तो उस मिश्रण बनेगा, उस मिश्रण का तापमान कितना होगा, सो क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो एक फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ये बर्फ प्लस जल, इसी दोनों को मिला रहे हैं, बर्फ और जल को, बर्फ जल का मिश्रण के लिए एक फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, वो है m यानी कि मास ऑफ आई फॉर आइस यानी कि बर्फ, मास ऑफ आइस माइनस QI/2 प्लस 80 प्लस T इक्वल टू लिखेंगे मास ऑफ वाटर, W फॉर वाटर, QW माइनस T। तब यहाँ पे देख लेंगे कौन सी क्या है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं, जहां QI है बर्फ का ताप, बर्फ का ताप, QW क्या है, तो ये पानी का ताप होगा, पानी का ताप, और T क्या है, तो T हो जाएगा आपका मिश्रण का ताप जो कि ज्ञात करना है, मिश्रण का ताप जो कि ज्ञात करना है। MI क्या है, तो बर्फ का द्रव्यमान, और MW क्या है, तो पानी का द्रव्यमान। तो क्वेश्चन में देखें सब कुछ दिया हुआ है। MI यानी कि मास ऑफ आइस, बर्फ का द्रव्यमान कितना है, तो 5 ग्राम का बर्फ लिया गया था, और वो कितने डिग्री टेम्परेचर पर है बर्फ, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, बटा 2 प्लस 80 प्लस T ज्ञात करना है, बराबर पानी कितने ग्राम है, तो पानी 20 ग्राम, और वो कितने डिग्री तापमान पर है, तो 45 डिग्री सेल्सियस पर, और माइनस लिखेंगे T जो कि मिश्रण का तापमान ज्ञात करेंगे। तो ये 5 से इसको काट दें, 5 से इसको काट देंगे, ये 20 है, तो ये आ जाएगा 4, और ये 0, तो ये इधर आगे बचेगा आपका 80 प्लस T इक्वल टू 45 गुना 4 करेंगे तो ये आएगा 180 माइनस 4 गुना T करेंगे तो 4T, T वाले को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 5T इक्वल टू 180 माइनस इधर आ जाएगा 80, तो 5T इक्वल टू हो जाएगा 100, 5 से कट कर देंगे इसको 20, तो मिश्रण का तापमान आ गया यहाँ से 20 डिग्री सेल्सियस जो कि आंसर होगा। तो मिश्रण का तापमान क्या हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22। m द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है, तो संवेग में क्या परिवर्तन होगा। से ये दीवार बना दे रहे हैं, ये है आपका दीवार, इस पे एक बॉल जो कि m द्रव्यमान का है, इसको इधर फेंकेंगे v वेग से दीवार की तरफ, और दीवार से टकरा करके वापस आ रहा सेम वेग से, v वेग से। यहाँ पे देखेंगे वेग सदिश राशि होती है, इसका दिशा है इस तरफ और रिटर्न वाले वेग का दिशा उसके अपोजिट है। तो संवेग में परिवर्तन बताना है, संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं b वेग, ये वेग जो होगा तो इसका संवेग होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी माइनस फिर से मास इंटू, अब यहाँ पे वेलोसिटी है जो कि इसी उसके विपरीत, मान तो चलिए बराबर है लेकिन दिशा क्या है विपरीत, जिसके कारण यहाँ पे v का वैल्यू माइनस v लिखेंगे, तब ये हो जाएगा mv माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा mv, तो ये ऐड होकर के आ जाएगा 2 इंटू mv, यही संवेग में परिवर्तन होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23। बाई अक्ष पर सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस और एक्स अक्ष पर संगत फ़ारेनहाइट को लेकर एक ग्राफ आलेखित किया जाता है, तो वह क्या होगा, एक पाराबोला यानी पाराबोले
बी सरल रेखा, सी दीर्घवृत्त और डी होगा सर्किल यानी कि वृत्त। तो देखें ये ग्राफ बनाएंगे, ड्रॉ कर देते हैं रफली। ये है एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस। क्वेश्चन में बोला जा रहा है वाई एक्सिस पे आप डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को लीजिए और एक्स एक्सिस पे बोल रहा है डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर लेंगे। तब इसका ग्राफ खींचने के लिए बोल रहा है इधर एक्सिस को बढ़ा लें, ये एक्स डैश और ये हो जाएगा आपका वाई डैश। तब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस ढंग का आएगा, ऐसे। ये है इसका ग्राफ। तो देखिए ग्राफ क्या है, तो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा, ऑप्शन बी। और यहीं पे कुछ फॉर्मूला बता दे रहे हैं, CY5 इक्वल टू F-32/9। ये याद रखना है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि वह टेम्परेचर बताइए जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पर बराबर होता है। तो 40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों टेम्परेचर क्या होता है, बराबर होता है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 24, एक रॉकेट कार्य करता है गति के प्रथम नियम पर, ऑप्शन बी गति के दूसरे नियम पर, ऑप्शन सी गति के तीसरे नियम पर, ऑप्शन डी ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर। तो चलिए रॉकेट के बारे में देख लेते हैं। रॉकेट आपका दो प्रिंसिपल पे चलता है। एक तो हो जाएगा संवेग संरक्षण के नियम पर, संवेग संरक्षण के नियम पर यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर, और दूसरा हो जाएगा गति के तीसरे नियम पर, गति के तीसरे नियम पर। ये दोनों प्रिंसिपल पर रॉकेट वर्क करता है। तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन है रॉकेट कार्य करता है गति के तीसरे नियम पर, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, इसलिए आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 25, जब एक नमक को बर्फ के साथ उचित मात्रा में मिश्रित किया जाता है तब बर्फ का गलनांक ऑप्शन ए कम हो जाता है, ऑप्शन बी अधिक हो जाता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी अनंत हो जाता है। यानी कि नमक को क्या करेंगे, बर्फ के साथ मिलाएंगे, नमक को बर्फ के उचित मात्रा यानी कि कुछ फिक्स्ड रेशियो में मिलाएंगे, उचित मात्रा में मिला देने पर, उचित मात्रा में मिला देने पर बर्फ का गलनांक को मेल्टिंग पॉइंट भी कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। देखते होंगे बर्फ में नमक मिला देने से बर्फ क्या होता है, जल्दी से गलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा कम हो जाता है। तो उस तरीके से ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 26, द्रव्यमान 20 केजी के एक पिंड को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। चलिए ये मान लेते हैं पृथ्वी है, एक यहाँ पे पिंड है जो कि 20 केजी का है, इसको 2 मीटर की ऊंचाई पर, ये मान लेते हैं पृथ्वी से इसकी ऊंचाई कितना है 2 मीटर, उस वहां से इसको नीचे की तरफ गिराया जा रहा है। और जी का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करना है। तो पृथ्वी पर, यहाँ पृथ्वी पर टकराने से ठीक पहले उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा बताना है। तो देखिए ये गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो पृथ्वी पर टकराने के ठीक पहले की स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। जबकि स्थितिज ऊर्जा हम लोग जानते हैं क्या होता है, mgh होता है। मास दिया हुआ है क्वेश्चन में 20 केजी,
जी का वैल्यू बोला है 10 यूज कीजिए और एच है उसका 2 मीटर, तो ये आ जाएगा आपका 400 और ऊर्जा का ऐसे यूनिट लिखेंगे जूल, तो 400 जूल हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल इस पर निर्भर करता है, ये किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए देखें, उनके बीच की दूरी, उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर, उनके द्रव्यमान के योगफल पर, गुरुत्वीय स्थिरांक पर। तो समझेंगे फिगर से, ये मान लेते हैं एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 और दूसरी वस्तु है m2 जिसकी द्रव्यमान है और वो दोनों r दूरी पर सेपरेटेड है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो वो होता है F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। तब यहाँ पे जानेंगे G क्या है, तो G को बोलते हैं गुरुत्वीय स्थिरांक, G है आपका गुरुत्वीय स्थिरांक। m1 इंटू m2 क्या है? m1 इंटू तो द्रव्यमान का गुणनफल, द्रव्यमान का गुणनफल, r क्या है? तो फिगर से दिख रहा होगा, r हुए दोनों वस्तु के बीच की दूरी, यानी कि ये क्या है? दूरी। तो ऑप्शन देखें, उनके बीच की दूरी ये ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है, तो द्रव्यमान के योगफल पे निर्भर नहीं करता है जबकि गुणनफल पे निर्भर करता है, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, यदि किसी उदासीन बॉल से 10,000 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो संप्रति इसका आवेश क्या होगा? 10,000 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे किसी न्यूट्रल बल्ब है, उदासीन बॉल है उससे, तो उस पर कितना आवेश होगा तो बताएंगे। तो हम लोग जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, माइनस में बोलेंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया है आपके 10,000 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, 10,000 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 10,000 क्या हो जाएगा गुना 10,000 का मतलब पावर कितना है 4, तब ये हो जाएगा -1.6 इंटू 10 टू द पावर, ये आ जाएगा पावर माइनस में आ जाएगा 15 कूलम्ब में बोलेंगे। तो ऑप्शन देखें, तो ऑप्शन है ए। हाँ, पॉजिटिव में दिया है ऑप्शन, कोई बात नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो अंडरस्टूड है। क्वेश्चन नंबर 29, सूर्य का अपना एक अक्ष है, चलिए ठीक है, जिस पर लगभग वह इस काल से घूर्णन करता है, यानी कि सूर्य अपने अक्ष पर कितने काल में यानी कितने समय में वो एक घूर्णन पूरा कर लेता है, वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो चलिए लिखते हैं, सूर्य अपने अक्ष पर लगभग 27 दिनों में, लगभग 27 दिनों में एक बार घूर्णन करता है, लगभग एक बार घूर्णन करता है। कितने दिन में? तो 27 दिन में, ये याद रखना है। जबकि क्वेश्चन में देखें तो ऑप्शन दिया हुआ है 26 दिन, तो यही आंसर टिक करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में अगर 27 दिन नहीं है इसलिए आंसर 26 दिन ही टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सी दूसरों से भिन्न है, यानी कि ये 4 राशि दिया हुआ है ऑप्शन में, तो कौन एक दूसरे से भिन्न है वो बताएंगे। तो विस्थापन लिखा हुआ है, विस्थापन कैसी राशि है, तो विस्थापन आपका सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। वेग, तो वेग भी आपका सदिश राशि है। बल भी आपका सदिश राशि है। गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा हो या स्थितिज ऊर्जा हो, ऊर्जा हमेशा क्या होता है अदिश राशि है। तो क्वेश्चन में बोला गया कि कौन एक दूसरे से भिन्न है, तो एक दूसरे से अलग कौन है, तो ऑप्शन डी, क्योंकि ये अदिश राशि है, बाकी सभी ऑप्शन क्या है सदिश राशि। इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा डी। मैं आशा करता हूं कि हमारे लेक्चर्स आप सभी की तैयारी में काफी कारगर साबित हो रहा होगा। तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं,
कि अगर किसी ने 2003 की मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लेसन्स को नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।